अब देखो, जो ये मूवी आई थी सैयारा, इसमें अल्जाइमर डिजीज के बारे में दिखाया था, पर जो अल्जाइमर होता है ये एल्डर स्टेज में होता है। जब आपकी उम्र ऐसे 35 क्रॉस करने लगती है, उसके बाद चांसेस बन जाते हैं कि 60s तक आते आते अल्जाइमर हो सकता है। कुछ बुजुर्ग देखे होंगे आपने अपने आसपास भी, जिन्होंने थोड़ी देर पहले पानी का ग्लास मांगा होता है, वो 2-3 सेकंड के गैप पे दोबारा से मांग लेते हैं कि मैंने तुमसे पानी मांगा था, तुमने मुझे पानी नहीं दिया, क्योंकि है ऐसा पेशेंट एक हमारी साइड भी। तो उनको होता है ऐसे, तो दैट इज एल्जाइमर की प्रॉब्लम। अब जब ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, उसको एक सोशल स्टिग्मा के साथ जोड़ दिया जाता है कि ऐसे नखरे कर रहे हैं, या फिर ये बोल दिया जाता है कि अब बुढ़ापा आ रहा है आगे आगे, तो भूलने की बीमारी सभी को ही हो जाती है। पर जो एल्जाइमर होता है ये सिवियर कंडीशन मानी जाती है। अब अगर ये यंग स्टेज में हो जाती है तो फिर ये रेयर फिनोमिना है। जैसे किस किस ने ये मूवी देखी थी? तुषार ने, ठीक है, तुषार बताएंगे। उस मूवी में जब लड़की डॉक्टर के पास जाती है, तो वहां पे डॉक्टर ने बताया कि ये रेयर केस है ना? कौन सी कंट्री से बताया था एग्जाम्पल? ये तो देखा ही नहीं ना, ये तो देखा ही नहीं, ठीक है। चाइना के साथ बताया था उन्होंने कि बहुत रेयर डिजीज होती है यंग स्टेज में। एल्डर स्टेज में बहुत कॉमन है, बट यंग स्टेज में रेयर होती है, क्योंकि जेनेटिक म्यूटेशन होती है। फिर उसने फोटो भी दिखाई है, मतलब जो एमआरआई हुआ था ना उसका, लड़की का, तो ब्रेन की पिक्चर दिखाई जाती है जहां पे रेड और ब्लू कलर के कुछ हाईलाइट्स थे, जिसको उसने बोला कि ये साइज इंक्रीज करता जाएगा और आपकी जो भूलने की टेंडेंसी है वो और ज्यादा वर्स होती जाएगी। तो यहाँ पे एक प्रोटीन होती है, प्रोटीन का नाम याद रखना, एमाइलॉइड प्रोटीन। अब वही बात है, प्रोटीन है, जब ज्यादा यहाँ पे फोल्डिंग होगी या फिर इसकी प्लेक की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी तो गड़बड़ करेगी। प्रोटीन की फोल्डिंग सही नहीं होती है। तो ये अमाइलॉइड प्रोटीन जब तक तो नॉर्मल क्वांटिटी में थी तब तक ये ठीक थी, क्योंकि आपकी ब्रेन हेल्दी तरीके से फंक्शन करता रहे उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, न्यूरॉन्स के बीच में बेटर कनेक्शन प्रोवाइड करता है। पर वहीं पे जब इसके आसपास डेपोजिशन ज्यादा शुरू हो जाती है तो इट कैन कॉज एल्जाइमर। और कौन सी स्टेज में? यंग स्टेज में। तो एक तो आपने ये वाली प्रोटीन याद रखनी है कि यंग स्टेज में अगर यहाँ पे इसकी डेपोजिशन ज्यादा होती है तो उससे प्लेक फॉर्म हो जाती है, फिर ये इंक्रीज ही करता रहता है साइन। और आपने पढ़ लिया, प्रोटीन की फोल्डिंग हो या ज्यादा अबंडेंस में हो तो वो बीमारियां कॉज कर सकती है। एमआरआई यूज करा जाता है, वहां पे इमेजेस आती हैं रेड येलो ब्लू कलर की, तो उससे दिखाई देता है ये नॉर्मल था और यहाँ पे साइज इंक्रीज कर रहा था। ठीक है जी। और साथ में बोला कि ये डेपोजिशन होती क्यों है, ये प्रोटीन का जो साइज है या जो प्लेक यहाँ पे फॉर्म हुई वो बढ़ती कैसे है? तो एक जेनेटिक म्यूटेशन होगी। अभी के लिए जेनेटिक म्यूटेशन, अब ये तो आई थिंक क्लियर है, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें कोई चेंजेस आ जाते हैं। आपने एक सेल पढ़ा था, सेल के अंदर क्या था? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डीएनए था, और डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट क्या था? जीन था। तो उस जीन में जाके कोई चेंजेस हुए जिसकी वजह से ये प्लेक की फॉर्मेशन ब्रेन के अंदर हो जाती है। अगेन जो स्टेज चल रही है वो यूथ वाली स्टेज के बारे में हम बात कर रहे हैं। एल्डर में तो कॉमन है, अभी केस देखोगे मिलियन ऑफ केसेस इंडिया में आपको मिलेंगे, ग्लोबली आपको बहुत सारे केसेस मिलेंगे। पर अगर यूथ के केस में देखें तो दिस इज वेरी रेयर। और कौन सा जीन होगा तो अभी बस याद रख लो, एपीपी जीन। आ रही हूं मैं इसके ऊपर भी, पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट पता कर लो कि क्या चीजें इसमें हमें देखनी है। हाँ जी, हाँ जी, ऑनलाइन, ठीक है। लग गया यहां तक स्टोरी पता? अब हुआ क्या, तो राइटर का ये ओपिनियन आया था, एडिटोरियल पेज होता है उसके सामने वाला पेज ओपिनियन पेज आया होता है। तो राइटर कहते हैं कि जो मूवी आई थी रिसेंटली सैयारा, इन्होंने भी हाईलाइट कर दिया है कि यंग स्टेज में भी एल्जाइमर की कंडीशन बन सकती है, पर हमारी गवर्नमेंट इस बारे में कोई बात नहीं करती है। सोसाइटी ने स्टिग्मा जोड़ के रखा हुआ है इस बीमारी के साथ, और गवर्नमेंट इसके बारे में कोई बात करती नहीं है। एक दो अवेयरनेस रिलेटेड प्रोग्राम चलाए हैं पर उनके बारे में किसी को पता नहीं होता है। जैसे अभी आप नाम सुनोगे ना, एक नाम तो मैंने भी सच्ची बोलूं इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद ही पता लगा कि अच्छा कोई ऐसी कैंपेन भी एग्जिस्ट करती है यहाँ पे जिसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस पीछे से बैकिंग भी कर रही है। तो मतलब पता ही नहीं है इन चीजों के बारे में। अब आपने एक और टर्म सुनी होगी, दैट इज डिमेंशिया। सुना है ये सभी ने? अब देखो ये जो डिमेंशिया है इसमें भी तो यही होता है, भूलने लग जाता है इंसान। अगेन एज रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, या फिर कई बार बचपन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना, आप भी बोल देते हो कि शॉर्ट मेमोरी डिसऑर्डर है, बट दैट इज रिलेटेड टू हिप्पोकैम्पस। अगर आप किसी पढ़ने से रिलेटेड चीजों की अगर बात करें तो आप बार बार अगर रिवाइज नहीं कर रहे हो तो भूल जाते हो एक टाइम पे, क्योंकि हिप्पोकैम्पस उतना डेवलप नहीं हो पाता। पर कईयों को प्रॉब्लम भी होती है जिनके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो पाते। अब ये न्यूरॉन क्या होता है? नर्वस सिस्टम का एक बेसिक यूनिट, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना?
अब इसके साथ अगला ऐसा ही सेम न्यूरॉन जुड़ा होता है और इनके बीच में जो गैप होता है जहां पे मैसेज ट्रांसफर होता है उस पॉइंट को बोलते हैं साइनेप्स। स्टेट एग्जाम के लिए रेलिवेंट क्वेश्चन साइनेप्स। आपको जैसे ऐसे अपनी बाजू पे आप हिट करोगे तो ब्रेन तक वो मैसेज गया, किसकी वजह से गया? इन्हीं न्यूरॉन्स की वजह से। हमारी बॉडी के ऊपर टेंगो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अगेन स्टेट एग्जाम से रिलेटेड एक पॉइंट, टेंगो रिसेप्टर। टेंगो, टेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको आप टच कर सकते हो। तो जो ऐसे रिसेप्टर, जब भी कोई आपकी बॉडी के साथ चीज टच करती है तो कौन से रिसेप्टर एक्टिव होते हैं वहां पे? टेंगो रिसेप्टर। तो टेंजिबल मतलब समथिंग जिसको आप टच कर सकते हो, दैट इज टेंगो रिसेप्टर। तो जैसे स्टिक से पड़ी, हाथ से पड़ी किसी के मुंह के ऊपर, तो वहां पे कौन से रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं? टेंगो रिसेप्टर। ये हुआ न्यूरॉन्स का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज डिमेंशिया। अब मैं यहाँ पे अगर एक छतरी बना दूं कुछ इस तरह से, तो ये जो डिमेंशिया है ये एक जनरल टर्म होती है। मतलब इसके अंडर आपको बड़ी सारी डिजीज देखने को मिल सकती हैं। अगेन जो डिमेंशिया है ये किससे रिलेटेड है? ब्रेन से रिलेटेड, क्योंकि मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेंटल हेल्थ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस आ रहा है। तो डिमेंशिया एक जनरल टर्म होती है। अब इसके अंडर बहुत सारी डिजीज आ सकती हैं। जैसे एक दिन आपने पी से कोई डिजीज पढ़ी थी, पार्किंसन डिजीज। गुड। तो पार्किंसन डिजीज में क्या हुआ था? कौन सा पार्ट जो था वो इफेक्ट हुआ था? पार्किंसन डिजीज। ब्रेन का भी, मिड ब्रेन वाला पार्ट, और कौन सा? सबस्टेंशिया नाइग्रा। और कौन सी चीज रिलीज नहीं हुई थी? डोपामिन। इनडायरेक्टली मैं क्या बोल रही हूँ कि डिमेंशिया के अंडर ही ये वाली कैटेगरी भी आती है, पर ये स्पेसिफिक होगी। डिमेंशिया आपने एक जनरल टर्म यूज कर ली कि मेंटल रिलेटेड इश्यूज आपको आ रहे हैं, पर पार्किंसन डिजीज में क्या हुआ? ब्रेन का भी कौन सा पार्ट इंपैक्ट हुआ जाके? मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन में भी जाके सबस्टेंशिया नाइग्रा स्पेसिफिक हो जाएगी जब किसी और बीमारी के बारे में आप पढ़ोगे। सेम अभी आपने पढ़ा एल्जाइमर के बारे में। तो जो एल्जाइमर डिजीज आई इसमें भी कौन सा? इसमें ब्रेन का इंपैक्ट तो हुआ, पर कौन से वाला पार्ट? प्रोटीनिशियस जो पार्ट था, कौन सी प्रोटीन थी? एमाइलॉइड प्रोटीन। तो यहाँ पे कोई प्रोटीन वाला जो स्ट्रक्चर था हमारे ब्रेन के अंदर, उस पे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले। तो अगेन ये भी डिमेंशिया का ही एक फर्दर पार्ट आएगा। प्लस आपने क्या देखा? एक जेनेटिक म्यूटेशन हुई कौन से वाले जीन में? एपीपी। अभी के लिए इसी को याद रखो, अभी 2 प्रोटीन्स और हैं, याद रहेंगी तो ठीक है, नहीं तो इनके आप शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज कर सकते हो। वैसे एक तुषार ने एग्जाम्पल दिया था कल, कौन सी थी वो? हंटिंगटन डिजीज। अब इसमें बेसल जो गैंग्लिया होते हैं वो इंपैक्ट होते हैं, पर ये क्रोमोसोम से रिलेटेड ज्यादा है। क्रोमोसोम नंबर 4 में जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं और ये वाला डिसऑर्डर होता है। अगेन मैंने बोला कि क्रोमोसोम नंबर जो 4 है वो इससे रिलेटेड है, तो स्पेसिफिक होती जा रही है डिजीज। तो जो डिमेंशिया होता है दैट इज अ जनरल टर्म, इसके अंडर मल्टीपल मेंटल डिसऑर्डर आते हैं। अब जैसे आपने एक डाउन सिंड्रोम सुना होगा। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? वेरी गुड, ट्राइसोमी ऑफ 21। ठीक है, जो 21 नंबर पे क्रोमोसोम है, 2 की जगह पे 3 हो जाते हैं। यहाँ पे एक एडिशनल क्रोमोसोम आपको मिल रखा है। अब देखा गया है स्टडीज के हिसाब से, ये बोला गया है कि जितने भी लोग जिनको डाउन सिंड्रोम होता है, ज्यादा ही सर्वाइव तो करते नहीं है। वैसे कईयों की डेथ 6 साल की उम्र में हो जाती है, ज्यादा सर्वाइव कर जाएंगे 15 साल, मैक्सिमम 30 साल, उसके ज्यादा ये जीते भी नहीं है, क्योंकि पूरा बॉडी का मैकेनिज्म ही वेरी कर जाएगा, क्रोमोसोम का नंबर ही एक एक्स्ट्रा है। अब रिसर्च के हिसाब से जो डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट होते हैं, इनमें जो अल्जाइमर के केसेस हैं वो काफी देखे गए हैं। मतलब ये प्रॉन रहते हैं कि हो सकता है फ्यूचर में इनको या फिर यंग स्टेज में अल्जाइमर डिजीज हो। कैसे होती है? यही अगेन जो म्यूटेशन आपने देखी, एपीपी जीन वाली म्यूटेशन, वही यहाँ पे भी हो सकती है। कॉन्टेक्स्ट लग गया पता आपको? तो डिमेंशिया एक जनरल टर्म है, ये बाकी सारी स्पेसिफिक बीमारियां हैं जो मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड है। ठीक है जी, अब आ जाओ केसेस के ऊपर जो आप मेंस के पेपर में यूज कर सकते हो। अब देखो ये मूवी आई थी, आपसे मेंस में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि आप इसके बारे में बात ही नहीं करते। तो इंपॉर्टेंट वन याद रखना इसको। इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ वाली कैटेगरी में भी पूछा जा सकता है, बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिजीज इन न्यूज वाला एक सेक्शन रहता है, उससे भी पूछा जा सकता है। तो 7.4% जो एडल्ट हैं जिनकी उम्र 60 ईयर्स या फिर इससे ज्यादा की हो जाती है, ये डिमेंशिया से सफर करते हैं, क्योंकि जो न्यूरॉन्स होती है उनकी कनेक्टिविटी थोड़ी डिग्रेड करना शुरू कर देती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करते, थोड़ी देर बैठते नहीं है, मतलब सीडेंटरी लाइफस्टाइल जब हो जाते हैं तो डिमेंशिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। अब लार्ज चंक देखोगे तो कितने लोग इस बीमारी से सफर कर रहे हैं इस टाइम पे, तो 8.8 मिलियन पीपल। तो नंबर बहुत ज्यादा है और माना गया है कि 2050 तक ये केसेस और ज्यादा इंक्रीज करेंगे। तो एक कंसर्न की बात है जिसके बारे में हमें बात करना जरूरी हो जाता है। नाउ अल्जाइमर डिजीज तो ब्रेन डिसऑर्डर है, प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर है, जिसमें हमारी जो नर्वस सिस्टम होते हैं
नर्वस सिस्टम में भी जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी बीच की कनेक्टिविटी रिड्यूस करना शुरू कर देती है। फिर आती है प्रॉब्लम, भूलने की प्रॉब्लम सबसे कॉमन इसमें रहती है। थिंकिंग स्किल्स लूज हो जाती हैं और छोटे छोटे काम भी करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने पार्किंसन डिजीज में भी देखा था, एकदम से शिवरिंग होगी, कभी एकदम से स्टिफनेस आएगी, मूवमेंट पे पूरा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अब एक तरह का ये डिमेंशिया ही होता है, पर डिमेंशिया आपके पास जनरल टर्म है। डिमेंशिया एक बहुत कॉमन टर्म है जो 60 to 70% केसेस में डॉक्टर भी रिकॉग्नाइज जब शुरू में करते हैं, वो यही लिखते हैं कि इनको डिमेंशिया रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। पता नहीं चल पाता उस टाइम पे कि कौन सी स्पेसिफिक होगी, पहले डिमेंशिया ही बोलते हैं। प्रोग्रेसिव है, यानी कि स्लो स्लो चलेगी, ग्रेजुअली थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे कि बहुत ज्यादा सिवियर हो जाती है और जो ब्रेन फंक्शन है वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है। और किन किन चीजों पे नेगेटिव इंपैक्ट डालती है, तो एक तो याद नहीं रहती चीजें, मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है, देन जो फंक्शन खुद कर सकता था कोई इंसान वो खुद नहीं कर पाता, जो सिंपल टास्क थे उनको भी इंसान खुद नहीं कर पाता है। तो ये प्रॉब्लम्स है जो एल्जाइमर की वजह से होती हैं। कॉमन सिम्टम आई थिंक ये क्लियर है। कंफ्यूजन होता है, जैसे नॉर्थ डायरेक्शन बोली मैंने, आप साउथ डायरेक्शन में निकल लिए, ईस्ट बोला वेस्ट में निकल लिए, तो वो वाले इश्यूज एल्जाइमर डिजीज में होते हैं। कॉजेज क्या है, तो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। एक प्रोटीन और होती है, एक तो आपने अमाइलॉइड प्रोटीन पढ़ी, एक टॉ प्रोटीन भी होती है, टॉ, TAU। इसमें भी एंटेंगलमेंट्स आती हैं। एंटेंगलमेंट मतलब फोल्डिंग्स हो रही हैं, और प्रोटीन की जब भी फोल्डिंग होती है कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो जैसे आपने एल्जाइमर पढ़ लिया। एज मोस्ट कॉमनली आप 60 प्लस ही देखोगे, रेयर देखोगे तो यूथ वाली स्टेज में। और फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक्स, हो सकता है पीछे की 2 जनरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी ऐसे एल्जाइमर रिलेटेड, पर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो तो अगली जनरेशन में पास ऑन करती रहती है। तो हो सकता है एक टाइम था कि कोई हमारा ऐसा एंसेस्टर था जिसको ये एल्जाइमर रिलेटेड प्रॉब्लम आई थी, तब पूरे चांसेस बन जाते हैं कि जो आज वाली जनरेशन है उनकी जो यूथ स्टेज चल रही है उसमें कोई जेनेटिक म्यूटेशन होती है बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन जो एंसेस्टर से हमको मिल रखी थी, उस केस में देखने को मिलता है। तो जेनेटिक्स भी बताई जाती है। इवन मूवी में भी पूछा था कि आपके किसी पुराने दादा दादी वगैरह या जो भी आपके पुराने लोग थे उनको ये प्रॉब्लम तो नहीं थी, फिर उसने बोला मुझे नहीं है पता, क्योंकि वो तो भूल गई थी, उसको तो एल्जाइमर हो रखा था। यही तो देखना था उस मूवी में, तुमने देखा क्या? वो नहीं आए थे ना हॉस्पिटल, वो खुद ही गई थी, उसने खुद ही चेक करवाया, फिर उसने छुपाई वो बात, फिर उसने बताया नहीं घर पे कि टेंशन आएगी। सुनो सुनो, सोसाइटल इम्पैक्ट, फैमिली रिलेशंस, आपके जो फैमिली के रिलेशन, पियर एंड डियर्स के साथ रिलेशन होते हैं वो यहाँ पे बिगड़ते हैं, ठीक है, आएगा आएगा अभी। इमोशनल फैक्टर यही है। उसके बाद लाइफस्टाइल फैक्टर, पुअर डाइट की वजह से भी हो सकता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से भी हो सकता है। अदर कंडीशन, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ये भी चल रहा है जो बुजुर्ग लोग हैं उनके केस में चल रहा है कि जो 60 प्लस एज क्रॉस कर चुके हैं उनके केस में ये फीचर्स सिम्टम्स आपको मिल सकते हैं। क्या कोई क्योर इसका अवेलेबल है? तो नहीं, मूवी में भी यही बोला था इसका कोई क्योर नहीं है, पर हाँ थोड़ा लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत मेडिकेशन प्रोवाइड कर दी जाती है, बाकी वो भी कहाँ गई फिर थेरेपी लेने, हिमाचल गई थी वो भी, ठीक है, तो अपर एरियाज में ही जाते हैं क्योंकि वहां पे नेचर आपको थेरेपी प्रोवाइड करता है। उसके बाद अब आता है क्वेश्चन कि यंग पीपल में ये जो एल्जाइमर डिजीज है क्यों होती है। तो नंबर 1 रीजन इज जो आपकी APP जीन है, एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन। जब भी ये वर्ड आता है ना प्रिकर्सर, इसका मतलब है इसी जीन की वजह से वो जो आप पीछे प्रोटीन पढ़ के आए एमाइलॉइड प्रोटीन, वो बन रही है। हर एक बॉडी का जो एंजाइम है वो भी किसकी वजह से बनता है? एक जीन की वजह से बनता है। हमारे हेयर का कलर ब्लैक है, ब्लू ब्लू बोल दिया सॉरी, ब्राउन है, जैसा मर्जी हो, वो भी कौन डिसाइड कर रहा है बैकएंड पे? जीन ही कर रहा है। तो APP जीन का मतलब है ऐसा जीन जो क्या प्रोड्यूस करेगा बाद में? एमाइलॉइड प्रोटीन, जो ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट था, पर प्लेग की फॉर्म उसने ले ली, वो इंक्रीज ही करता गया जितने की जरूरत नहीं थी। तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग बॉडी के अंदर वो भी डेंजरस होता है। तो APP जीन। और दूसरे आते हैं आपके प्रेसनिलिन 1, प्रेसनिलिन 2। तो इसको याद रहता है तो ठीक है, अटेम्प्ट से करने लायक याद रख लेना कि ऐसा कुछ जीन आएगा तो किससे रिलेटेड था? एल्जाइमर डिजीज के साथ रिलेटेड था, तो इसको ध्यान में रखना। APP इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। और दूसरी साइड में लिख लो कहीं पे, टाउ प्रोटीन, कहीं पे लिखा था पीछे? नहीं, सीधा लिखा था टेंगल्स बन जाते हैं ब्रेन के अंदर। APP, प्रेसनिलिन 1, प्रेसनिलिन 2। तो ये रीजन बनते हैं जहां पे म्यूटेशन होती है, यानी कि जो सीक्वेंस होना चाहिए था एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन वगैरह का, वो बिगड़ जाता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो APP और प्रेसनिलिन 1 एंड प्रेसनिलिन 2। नहीं नहीं हर्ष, किसी ने कुछ देखा ही नहीं उस मूवी में, पता नहीं रो रहे थे,
रील्स बना के ऐसे चक्कर चुक्कर आ रहे थे, फिर साइड वाले दोस्त उनको पानी पिला रहे। मैं तो ये सोच रही थी कितना अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था इस मूवी के अंदर, अल्जाइमर। कल कल ही करा था हमने पार्किंसन डिजीज वाला, कि परसों किया? हाँ परसों किया था, और कल ये आर्टिकल आया था। ये वैसे कोइंसिडेंस कल ही किया है। हाँ तो कल नहीं आर्टिकल, अरे जब मर्जी हो गया, डिमेंशिया डिमेंशिया हो जाता है, इट्स ओके। तो कल कल ही ये आर्टिकल ओपिनियन पेज पे आया था आपके इंडियन एक्सप्रेस में। चलो एनीवेज, ठीक है जी। तो इसकी वजह से अर्ली स्टेज में भी जो एल्जाइमर की प्रॉब्लम है वो आ सकती है, और इतना रेयर है, 1% केसेस ही आपको यूथ स्टेज में मिलेंगे। और क्या क्या रीजन हो सकते हैं? तो नंबर 1, एक तो देखा आपने कि माइलॉइड प्रोटीन प्रॉपर्ली फॉर्म होनी चाहिए थी। अब अगर इसकी कमी आएगी तब भी चांसेस रहते हैं कि जो एपीपी जीन है उसमें कोई म्यूटेशन हुई है। दूसरा मैंने आपको बताया डाउन सिंड्रोम, जिसको क्या बोला जाता है? ट्राइसोमी ऑफ 21, यानी कि जो 21 नंबर पे हमारे क्रोमोसोम होते हैं, 2 की जगह कितने मिलेंगे आपको? 3 मिलेंगे। ट्राई मतलब 3। तो माना गया है रिसर्चर्स के द्वारा कि जो डाउन सिंड्रोम से सफर करते हैं उनमें चांसेस रहते हैं कि अल्जाइमर की प्रॉब्लम हो। पर उसको डाउन सिंड्रोम नहीं था, मूवी के अंदर देखोगे, और इनका तो सर्वाइवेबिलिटी रेट ही बहुत कम होता है जो डाउन सिंड्रोम वाले लोग होते हैं। और दूसरा बोला है कि एनवायरमेंटल, लाइफस्टाइल और बायोलॉजिकल फैक्टर ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं अल्जाइमर जो यूथ स्टेज में आज के टाइम पे चल रहा है। तो ओवरऑल जेनेटिक्स को भी हम अकेला ब्लेम नहीं करते, साइंस के अंदर एनवायरमेंट और जो लाइफस्टाइल है ये भी 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते ही करते हैं। लग गया थोड़ा सा आइडिया कि यूथ में कैसे हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है? ठीक है। नाउ ये मूवी का कंपेयर करा है कि इस मूवी ने हाईलाइट करा हेल्दी लाइफस्टाइल, था उसमें बताया हुआ ऐसे हेल्दी लाइफस्टाइल बताया तो था, हिमाचल नहीं गई, वही तो था, नेचुरल थेरेपी वही था, हेल्दी लाइफस्टाइल को। अच्छा नहीं नहीं, थेरेपी तो चले जाओ, वो मैंने बोला, मैं ये पूछ रही हूँ कि नेचुरल थेरेपी उसमें कोई बोली गई, तो वो हिमाचल गई थी लड़की, वो नेचर के प्रेजेंस में ही रहना चाहती थी ताकि थोड़ी सी हीलिंग हो सके। ये था मूवी का कॉन्टेक्स्ट। पता नहीं क्या देख के आए, कुछ पता ही नहीं है कौन सी कंट्री का नाम लिया था, कौन सी बीमारी बोली थी, ये भी नहीं याद कि एमआरआई मशीन में वो लेटी थी, फिर तभी तो निकल के आई फोटो कैप्चरिंग की, माइलॉइड प्रोटीन इसकी ज्यादा मैन्युफैक्चर हुई है। अरे अरे बस 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 बस, मूवी खत्म, मूवी खत्म, मूवी खत्म, ये टॉपिक भी खत्म। ये इंपॉर्टेंट था, एल्जाइमर डिजीज, डिमेंशिया, डिफरेंसेस याद रखने हैं। ओके, जब ना ये सवाल आएगा और जब तुम गलत करोगे, ज्यादा प्रोवोक मत करो, मैं टेस्ट ले लूंगी, नहीं तो अभी क्लास बंद करके चलो नोटबुक्स निकाल लो, तो उससे बेटर है चुपचाप बैठ जाओ। हाँ ऐसे। नेक्स्ट इज, हाँ ये वाला पॉइंट जो आप बोल रहे थे, अर्ली डिटेक्शन से क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करा जा सकता है। बाकी इमोशनल स्ट्रगल पेशेंट भी सफर करता है, फैमिली भी सफर करती है। तो मूवी में भी कुछ ऐसे दिखाया था, पहले सिर्फ पेशेंट ही सफर कर रहा था, बाद में लड़ाई वड़ाई होती है तो उस केस में उसकी रिपोर्ट वहां पे रह जाती है। जैसे कि हर स्टोरी का एक पहलू रहता है, तो फिर वो लड़का देख लेता है कि इसको तो एल्जाइमर हो गया है, फिर उसको बड़ी चिंता होती है। तो सेम स्टोरी रियलिटी में भी चलती है जब स्पेशली यूथ स्टेज में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। चलो ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिया के अंदर अब केसेस देखें तो इंडिया में भी ऐसे केसेस आने शुरू हो गए हैं, पहले तो मूवी में ही आपने सुन लिया है। और उसके अलावा वर्ल्ड का जो एल्जाइमर डे से रिलेटेड अवेयरनेस डे होता है, याद रखिएगा इसको, दैट इज सितंबर 21, तभी इसके ऊपर आर्टिकल आया था, अभी गई 21 तारीख थोड़े टाइम पहले, तो इसी वजह से था वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे। तो ये कोई मेडिकल इश्यू नहीं है, इससे सोशियो इकोनॉमिक जो रीजंस हैं वो भी एसोसिएटेड है। सोसाइटल आपने पढ़ लिया, सोशल स्टिग्मा के साथ ही ऐसी बीमारियों को जोड़ दिया जाता है, और एक टर्म यूज करी जाती है कि ये तो पागल हो गया है, कुछ बड़ा डिफेक्ट है दिमाग के अंदर, तो सोशली स्टिग्मेटाइज है ये प्रॉब्लम। इकोनॉमिक फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी, इतना चेकअप, अब देखो उम्मीद हर फैमिली मेंबर को होती है कि हम इसको कैसे ना कैसे करके सेव कर लें, बचा लें, तो उसमें मेडिकेशन भी लगेगी, मेडिकेशन लगेगी, फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी आएगी, तो इकोनॉमिक फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जैसे जो तो स्पेशली ई सिगरेट्स को प्रमोट कर रहे थे, अब बोला गया है कि हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर केसेस बढ़ने वाले हैं एल्जाइमर रिलेटेड भी, और वो लोग क्या डिमांड करने वाले हैं सरकार से कि कुछ लाइए, ऐसा धनराशि लेके आइए, कोई ऐसी स्कीम लेके आइए कि हम इस पे पैसा लगा सकें। तो तभी बोलती हूँ मैं, प्राइमरी लेवल से ही चीजें ठीक होती हैं, बाद में जाके वो बर्डन ही बनता है। आगे लिखा हुआ है ये वाला पॉइंट भी। और बाकी 7.4% जो एडल्ट हैं जिनकी उम्र 60 से ऊपर जा चुकी है, अबाउट 8.8 मिलियन पीपल, वो आज के टाइम पे डिमेंशिया से सफर कर रहे हैं, और सारा बर्डन पड़ा हुआ है हेल्थ केयर सेक्टर पे।
मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखी गई हैं। जो बच्चे होते हैं वो बाद में पेरेंट्स को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये बार बार भूल जाते हैं, इन्होंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, बाहर निकाल देते हैं लोगों को। अगेन जो बर्डन पड़ा किस पे पड़ा, या तो एनजीओ वाले वहां पे इन्वॉल्व होंगे, अदरवाइज गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा कि इनके लिए कोई स्कीम लेके आओ, क्योंकि हम नहीं ये चीजें बैलेंस आउट कर सकते। आज के टाइम पे पेरेंट्स की आपने एक और स्टेटमेंट सुनी होगी कि ज्यादा बच्चे तो पैदा कर ही नहीं जा सकते, इतनी ज्यादा महंगाई है। बाद में ये पेरेंट्स वाला केस पड़ता है, दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट। हाँ, ये भारत का है, ये डिमेंशिया के केसेस है, अल्जाइमर के नहीं है। इसी के अंडर अल्जाइमर के हैं जो कि डायग्नोस ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि एमआर अरे डिमेंशिया जनरल टर्म है, कोई भी मेंटल रिलेटेड डिसऑर्डर होता है उसके लिए टर्म यूज कर दी जाती है डिमेंशिया, ये भूलने लग गया तो उसको डिमेंशिया। अल्जाइमर तो स्पेसिफिक हो गया ना, उसमें आपने देख ली सारी कंडीशनिंग की किस रीजन की वजह से अल्जाइमर हो सकता है, वो स्पेसिफिक होता जा रहा है। सेम पार्किंसन, वो भी एक फॉर्म है डिमेंशिया की। डिमेंशिया इज जनरल टर्म। अब वो आगे यूथ स्टेज से रिलेटेड अगेन डिमेंशिया का ही पार्ट होता है। तो डिमेंशिया तो सारे मेंटल डिसऑर्डर्स को कवर कर लेते हैं। यस, डिमेंशिया की कैटेगरी मैंने बोला तो, बचपन में भी जब ये चीजें शुरू होती हैं तो उसको स्टिग्मेटाइज कर दिया जाता है कि इनको तो फर्क पड़ चुका है, पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है। तभी बोला इसको सोशली स्टिग्मेटाइज टर्म है जो डिमेंशिया है आपके पास। जब तो एल्जाइमर आती है, मैंने देखा हुआ है ये चीज, जिन भी बुजुर्गों में ये एल्जाइमर वाली प्रॉब्लम आती है उनको नहीं टॉलरेट करती है उनकी फैमिलीज बैकएंड पे। बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसेस होते हैं जो एक्सेप्ट कर लेती हैं, बाकी बहुत बुरे हाल होते हैं इसमें। एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना कि इनको एल्जाइमर हो सकता है, उसमें यही बोला जाता है कि लाइफस्टाइल इनका इंप्रूव करवाओ, बाकी मेडिकेशन की कोई जरूरत नहीं होती। एक तो उम्र पहुंच चुकी होती है तो उसके बाद हाँ रिसोर्सेज भी नहीं है, और ऊपर से मैंने बोला कि डायग्नोसिस के लिए आपको पहली मशीन जो चाहिए दैट इज एमआरआई, तो उसकी कॉस्ट ही उतनी ज्यादा आ जाती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं होती है, प्राइवेट में आप फिर ढूंढते हो कि कहाँ पे लो कॉस्ट के ऊपर हमें वो अवेलेबल मिल जाए। आई थिंक जो मिनिमम कॉस्ट है वो भी 700 रुपीज से ही शुरू होती है, बाकी कोई सस्ता है तो आप बता सकते हो। नहीं, मैंने मिनिमम बोला कि जैसे छोटे मोटे जो क्लिनिक्स होते हैं वहां पे भी रखे होते हैं, 700 मिनिमम कॉस्ट है। उसके बाद 1200, 1500, 2000, 2500, 3000 ये तो आपको मिलते ही रहेंगे, ये तो दैट इज वेरी कॉमन। तो इसी वजह से इकोनॉमिक फैक्टर भी जोड़ा गया, तो सोशियो इकोनॉमिक सोसाइटल लेवल पे भी सोशली स्टिग्मेटाइज बीमारी को बोल दिया, फैमिली के ऊपर अलग से प्रेशर, इमोशनल भी आएगा और फाइनेंशियल भी आएगा, तभी इसको सोशियो इकोनॉमिक की कैटेगरी में बोला है। और ये जो केसेस का नंबर है 2050 तक ट्रिपल होने वाला है, तो गवर्नमेंट को इस इश्यू को टैकल करना चाहिए। ओके जी, चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, तो नंबर 1 तो वही लो अवेयरनेस, पता ही नहीं होता कि कोई ऐसी बीमारी भी एग्जिस्ट करती है। देन इनएडिक्वेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको बड़ी बड़ी मशीन जो डायग्नोसिस वाली होती है वो मिलती ही नहीं है। देन सोशल स्टिग्मा अराउंड डिमेंशिया, सोशली सोसाइटी की तो आदत ही पड़ गई है खैर कि जो चीज उनको लगेगी अगेंस्ट नेचर है दैट इज सोशली स्टिग्मेटाइज्ड। लेप्रोसी के बारे में आपने सुना होगा, कुष्ठ रोग के बारे में आपने सुना होगा, हर एक बीमारी सोसाइटी के अंदर सोशली स्टिग्मेटाइज ही आप सुनोगे। हाँ, फैलती है पर उसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, प्रॉपर मेडिकेशन भी अवेलेबल है। लोगों को बताया नहीं जाता, मेंटली अलग से टॉर्चर किया जाता है। वो जो मेंटल टॉर्चर है दैट इज पार्ट ऑफ द सोशल स्टिग्मेटाइजेशन, तो वो तो नहीं बनता ना। अब किसी को, ये किसी को भी हो सकती है, ये भी फैक्टर है, किसी को भी हो सकती है। और इनके ऐसे भी नहीं है कि क्योर पूरा पूरा मिलेगा। हमारी एक क्लासमेट थी, उसको थी ये वाली प्रॉब्लम, तो फंगल इन्फेक्शन। अब देखो ये फंगल भी होता है, एक जेनेटिक लेवल पे भी होता है, जो व्हाइट स्पॉट्स बन जाते हैं बॉडी के ऊपर। अब उसमें क्या होता था, जैसे फंगस की आदत होती है कि उसको ह्यूमिड रीजन पसंद होता है, यानी कि थोड़ा सा वेट एरिया मिल जाए तो बेटर लगता है। जिस दिन धूप नहीं आती थी ना, उसके पूरे के पूरे टॉवल के ऊपर ऐसे फंगस ग्रो कर जाती थी। तो इतना ज्यादा डेंजरस ही होता है, पर हमने ऐसे कभी रिप्रेजेंट नहीं करा उसको कि तेरे को तो ये बीमारी है, हम तेरे साथ बैठेंगे नहीं, क्योंकि वो मेडिकेशन प्रॉपरली ले रही थी, पर बैकग्राउंड स्ट्रांग था, इतनी मेडिकेशन वो अफोर्ड कर पा रहे थे। फिर उसकी सर्जरी हुई, स्किन निकाली गई टांग से, और फिर यहाँ पे डिपॉजिट उसको करा गया। ट्रांसप्लांटेशन की फॉर्म होती है, आइसो ट्रांसप्लांटेशन एक फॉर्म आती है जिसमें आपके ही बॉडी सेल्स उठाए जाते हैं और दूसरे पार्ट्स पे लगा दिए जाते हैं। तो नेक वाले रीजन पे यहाँ पे था प्रॉपर। फिर वो ठीक भी हुई, ठीक होने के बाद उसने कोविड की वैक्सीन लगवा ली। अब जब उसने वैक्सीन लगवाई, सारी बॉडी फिर से व्हाइट स्पॉट से कवर होगी, उसको वो वैक्सीन सूट नहीं बैठी थी। तभी बोला जाता है जो वैक्सीन होती है वो 6 महीने में नहीं रेडी होती है, इसके लिए प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल मस्ट होते हैं। और जितने भी लोगों को कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम थी या कोई ऐसी सिवियर प्रॉब्लम्स थी, उनकी सभी की वर्स हुई है आफ्टर कोविड-19 की वैक्सीन। कईयों की इम्यूनिटी डाउन गई है, तो ये सारे हुए हैं नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी। उसके बाद थ्रोम्बोसाइटोसिस नाम की एक बीमारी भी आई थी, उसका भी पता लगा था कि वैक्सीन की वजह से थ्रोम्बोसाइटोसिस वाली प्रॉब्लम भी हुई थी। कि
पिटीशन डलती है, केस तो नहीं जाता है। अब उस टाइम पे हेल्थ इमरजेंसी थी ना, हाँ लगवाई तो है। अब लोग भी तो जा रहे थे, लोग पहली पोजीशन के लिए लड़ाई कर रहे थे कि हमको पहले लगवानी है कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। फिर उसके बाद वो बूस्टर नाम की चीज आ जाती है तीसरे नंबर पे। तो वो बोला था कि एल्डर लोगों के लिए मस्ट है, बाकी देख लेंगे। तो इसी वजह से क्लिनिकल ट्रायल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी कोई वैक्सीन रेडी होती है। ऑन एन एवरेज अगर डेवलप नेशन में भी देखोगे, रशिया को थोड़ा सा साइडलाइन अगर कर दे तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम 1.5 साल लग ही जाता है किसी वैक्सीन को डेवलप करते करते। अब ऐसी कुछ बीमारियां जिनके लिए आज तक वैक्सीन नहीं बनी, किसी ने उस पर फोकस ही नहीं करा। कोविड-19 के टाइम पे रेस लगी कि कौन पहले पे आएगा कि वैक्सीन बना देगा। उन्होंने थ्रोम्बोसाइटोसिस वो उन्हीं की थी, जो प्लेटलेट्स में प्रॉब्लम आ रही थी वो उन्हीं की वैक्सीन से हुई थी। तो यहाँ भी बोलने की बात इतनी सी है कि अवेयरनेस नहीं होती। लोगों को लगा कि किसी ने बोल दिया है कि वैक्सीन लगनी है तो चलेगी कि फटाफट से लगवा लो, किसी ने क्वेश्चन मार्क तक नहीं उठाया। और उसके बाद लोगों को बेशक बहुत सारे बुखार आए, क्योंकि वैक्सीन के अंदर क्या था, वीक फॉर्म ऑफ वायरस उसमें अवेलेबल थी, और जो वीकन फॉर्म होती है वो आपको फिर वो सिम्टम्स देती है जो कोविड-19 के टाइम पे होते हैं। इन शॉर्ट वो इम्यूनिटी डेवलप करती है। वैक्सीन के बाद भी केसेस देखेंगे कि वैक्सीन लग चुकी थी, पहले भी लगी थी, दूसरी भी लगी थी, उसके बाद केसेस भी आए, कईयों की डेथ्स भी देखने को मिली। पर देखो जब भी हेल्थ इमरजेंसी होती है तो उस केस में फिर आपको गवर्नमेंट की सुननी पड़ती है। उस टाइम पे आप जो क्वेश्चन मार्क उठाते हैं उनके लिए मूवीज बना दी जाती हैं कि कैसे कैसे हमने चुप बिठाया, तो मूवी भी देखी होगी आपने। नेक्स्ट इज नीड फॉर एक्शन। तो अर्ली डायग्नोसिस अगर हो जाए तो लाइफस्टाइल इसमें इंप्रूव करा जा सकता है। पब्लिक एजुकेशन, लाइफस्टाइल बेस्ड प्रिवेंशन करा जा सकता है। और ये जो कल्चर ही ऐसा डेवलप कर दिया जाए हेल्थ स्ट्रेटेजीज के अंदर कि ऐसी प्रॉब्लम्स आए ना, तभी तो बोला जाता है मेडिटेट करो, निकोटीन की जरूरत नहीं है। हाँ वेरी गुड एग्जाम्पल, अभी जीएसटी में बोल दिया ना कि जितने भी रेयर डिजीज है, कैंसर डिजीज है, इनसे रिलेटेड आपको 0% जीएसटी देना है, इनका जो इंश्योरेंस होगा। वेरी गुड एग्जाम्पल, इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव वहां से लिंक हो जाएगा। इंश्योरेंस तो करनी पड़ेगी, बाकी जो मेडिकेशन पे आप पहले जीएसटी देते थे उस पर अब 0% है। पहले कौन सी कैटेगरी में था? 18, पहले 18% की कैटेगरी में था, तो उसमें तो ये हो गया था कि सिर्फ अमीरों को ये प्रॉब्लम होनी चाहिए, बाकियों को हुई तो कुछ नहीं पे कर पाएंगे। तो एक तरह से रिलीफ ही है वो भी। अब तो इम्पोज भी हो गया, देख लिया ना सभी ने। आधी चीजें अब आपको कुछ के प्राइसेस भी रिड्यूस होते हुए दिखाई देंगे, तो अब इम्पोज हो चुका है। हाँ नहीं करवाती है अगेन इंश्योरेंस रिलेटेड प्रॉब्लम यही है सबसे बड़ी, कि नहीं करवाती मेजोरिटी ऑफ द जनता। एक आइडियोलॉजी बनी हुई है कि हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम तो कभी बीमार ही नहीं होंगे, तो ये है, ये प्रॉब्लम तो है। अगेन अवेयरनेस रिलेटेड प्रॉब्लम की इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस क्या है वही लैग कर जाती है। नाउ चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, तो सबसे वन वही है, स्टिग्मा लिखा हुआ था पीछे, लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम। जेनेटिक होगा तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, वो कभी भी चेंज हो सकते हैं, म्यूटेशंस कभी भी हो सकती हैं। बाकी नेक्स्ट इज शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर्स भी उतने अवेलेबल नहीं होते हैं कि इन चीजों को चेक करे, और ऊपर से पेशेंट इतने सारे हो रखे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, स्पेसिफिक तो पहुंच ही नहीं पाते। एट दी एंड आपने नोटिस किया होगा जब भी कोई बड़ी बीमारी होती है प्राइवेट हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे देख तो लेते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो फटाफट से प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं, पूछते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स आए थे। तो ये प्रॉब्लम्स है। और फोकस किस किस चीज पे करने की जरूरत है, तो नंबर वन रिसर्च, जिसके ऊपर बहुत कम फोकस किया जाता है। अभी अगला आर्टिकल सुनना आप, ये रिसर्च वाला पॉइंट याद रखना। देन केयर गिवर सपोर्ट, कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, दुबई, ये जितने भी अरब नेशंस हैं, यहाँ पे नर्सिस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे ही उम्र बढ़ती है तो ये लोग, इंडिया से भी काफी लड़कियां जाती हैं नर्स की पोजीशन के ऊपर, तो ये लोग काफी अच्छी पेमेंट भी करते हैं, क्योंकि जो एल्डर पीपल होते हैं उनको सेग्रीगेट कर दिया जाता है फ्रॉम द फैमिली कि अब इनको प्रॉब्लम्स आनी शुरू होगी है, तो केयर गिविंग पे भी फोकस करते हैं कि ऐसे भी ना हो कि इनके साथ एक्सप्लॉइटेशन ही हो। एंड उसके बाद केयर सर्विसेज और केयर गिविंग, नर्स से याद आया, केरला से सबसे ज्यादा शिफ्टिंग आपको मिलेगी टुवर्ड दीज अरब नेशंस। पहले इसराइल भी भेजे जाते थे, आजकल अब इसराइल में कंडीशन बची नहीं है वैसी, तो बहुत कम नंबर आपको मिलेगा। देन अर्ली डायग्नोसिस इज इंपॉर्टेंट और प्रिवेंशन इज इंपॉर्टेंट एट दी एंड। अब अवेयरनेस रिलेटेड प्रोग्राम होने चाहिए। अब देखो ये 2014 में जो केरला की डिमेंशिया स्ट्रेटेजी थी उसको एज अ मॉडल की तरह हम लेके चल सकते हैं, जिन्होंने डिमेंशिया को टैकल डाउन करा था। अगेन किस चीज पे फोकस करा होगा, नंबर वन अवेयरनेस रिलेटेड कैंपेन चलाई, सोशली स्टिग्मेटाइज नहीं है ये प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो अवेयरनेस रेज करी थी केरला ने, तो इस एग्जांपल को आप ऐड ऑन कर सकते हो। नाउ जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड हेल्थ डिपार्टमेंट है आपका, इन्होंने भी एक प्रोजेक्ट चलाया था विच इज ऑर्माथोनी। ऑर्माथोनी, इसमें भी अवेयरनेस रिलेटेड कैंपेन्स चलाई गई थी कि अल्जाइमर को टैकल डाउन करा जा सके। सच बताना ऑर्माथोनी कितनों ने, अगर ये आर्टिकल पढ़ लिया था तो नहीं, उससे पहले सुन रखा था।
सुना था पहले, ठीक है। ऑर्माथोनी, तो ऑर्माथोनी मैंने तो टू बी ऑनेस्ट कल ही पढ़ा इसको आर्टिकल में कि ये कैसे स्किप हुआ। ऑर्माथोनी नाम भी अजीब सा है, इसका मीनिंग नहीं है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का नाम चला दिया ऑर्माथोनी। एंड मेन फोकस किस पे करेगा ये भी, कि कैसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, कैसे हम डिटेक्शन कर सकते हैं। तभी तो जो सेरेबो जैसे डिवाइसेस हैं उनको बनाया जा रहा है अब, कि पोर्टेबल डिवाइसेस हो, आपको एक जगह से दूसरी जगह पे भी ना जाना पड़े, दूर ट्रेवल ना करना पड़े, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ना जाना पड़े, तो इसी वजह से उन चीजों को बना रहे हैं। बाकी कम्युनिटी बेस्ड केयर होनी चाहिए, यानी कि सारे आगे आए और उस इंडिविजुअल को सपोर्ट करें, और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी की भी, गवर्नमेंट की भी, एवरी सेक्टर इसमें इन्वॉल्व हो।